नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा, कुरुक्षेत्र। हमारा आज का टॉपिक रहेगा काजीज ऑफ सक्सेस ऑफ द टर्क्स अगेंस्ट द राजपूत। राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमें नजर आता है कि राजपूत अपनी बहादुरी और साहस के लिए तुर्कों में से किसी भी तरह से कम नहीं थे। मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 बार आक्रमण किए और मोहम्मद गौरी ने भी पूरे उत्तर भारत को विजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। राजपूत टर्क्स के अगेंस्ट अगर हम देखें तो वो बहादुरी के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। इसके बावजूद 11वीं और 12वीं शताब्दी में जब तक तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए तो उनको निरंतर हार का सामना करना पड़ा और उनके राज्यों को एक एक करके अंत जो है टर्क्स ने कर दिया। राजपूतों की पराजय और तुर्कों की विजय के लिए हमें बहुत सारे कारण जो है वो नजर आते हैं। तो सबसे पहले ही अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि राजपूतों के खिलाफ टर्क्स क्यों जीत रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण क्या है कि जो लेक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक एकता की कमी। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक एकता की बहुत ज्यादा कमी है। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और आपस में वो युद्ध भी करते, वो हमें नजर भी आता है कि कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इसने उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित जो है वो कर दिया था। और उनकी जो आपसी दुश्मनी है वो भी इतनी अधिक थी कि कम से कम अगर कोई विदेशी आक्रमणी आए तो उसका सामना साझे रूप से करना चाहिए, परंतु वो ऐसा भी नहीं करते थे। दुश्मन सिर पर बैठा होता था, वो तब भी अपना अलग अलग जो है वो उससे लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इसके खिलाफ हमें नजर आता है कि वो एक दूसरे को हारता हुआ देखकर भी बहुत ज्यादा खुश होते थे। उदाहरण के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। इस प्रकार जब गौरी ने जयचंद राठौर के ऊपर आक्रमण किया तो चौहान जो शासक थे वो भी खामोश रहे। जयचंद राठौर ने तो पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए गौरी का भारत पर आक्रमण करने का भी नियंत्रण दे डाला। ऐसे हालात में राजपूतों की हार जो है वो पूरी तरह से निश्चित नजर आती है। इसके अलावा और कारणों को देखें तो जो राजपूतों की सामंत व्यवस्था है, फ्यूडलिज्म इन राजपूत राजाओं में सामंत प्रथा प्रचलित थी। उसके अनुसार सामंतों को बड़ी बड़ी जागीरें मिली हुई थी। बदले में वे राजपूत राजाओं को बाहरी आक्रमण के समय में सैनिक सहायता देते थे। इस प्रकार राजपूत शासकों की सैनिक शक्ति का मुख्य साधन यही सामंत थे और इन्हीं के पास सेना रहती थी। परंतु ये सामंत जो है वो पूरी तरह से स्वामीभक्त नहीं थे। अधिक शक्तिशाली हो जाने पर वो हमेशा विद्रोह भी कर देते थे और राजपूत शासक अपनी निजी सेना के अभाव में विद्रोह को दबा भी नहीं पाते थे, क्योंकि राजाओं के पास स्थानीय सेना का बहुत ज्यादा अभाव था, जिसके कारण सामंत जो है वो कुछ समय के बाद स्वतंत्र शासक बन गए। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि राजपूत दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए और तुर्क आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक सामना वो नहीं कर सके। इसके अलावा हमें नजर आता है कि लेक ऑफ परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना का अभाव। राजपूतों के पास स्थायी सेना की कमी थी, यानी राजा की अपनी सेना, महल की अपनी सेना। उनकी पराजय का ये प्रमुख कारण बनी। वो अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे। इसकी कई कमियां थी इन सैनिकों में। सबसे पहले तो हमें नजर आता है कि जो सामंतों के सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी होती थी। दूसरा, प्रत्येक सामंत के सैनिकों के युद्ध करने का ढंग भी अलग अलग होता था। तीसरा, उनके बीच आपसी कोई भी तालमेल नहीं था और यह सैनिक राजा की अपेक्षा अपने स्वामी के प्रति यानी सामंत के प्रति अधिक वफादार होते थे। इसके खिलाफ जो टर्क्स थे उनके पास शक्तिशाली स्थायी सेना होती थी। ये सैनिक बहुत ज्यादा अनुशासित होते थे। वे अपनी अंतिम सांस तक अपने सुल्तान के प्रति वफादार रहते थे। इनके अतिरिक्त जो तुर्क सैनिक है वो योजनाबद्ध ढंग से संगठित होकर युद्ध करते थे और उनकी पराजय का ये हमें एक कारण नजर आता है और इससे तुर्कों की विजय जो है वो निश्चित नजर आती है। एक और हमें कारण नजर आता है लेक ऑफ फोर्साइटनेस,
इन राजपूतों शासकों के अंदर जो दूरदर्शिता का भाव है, राजपूत शासक वीर तथा निडर है, परंतु उनमें दूरदर्शिता का भाव है, दूर की नहीं सोचते, दूरगामी सोच लेकर नहीं पैदा हुए। वे रक्षा संबंधी रणकौशल से अनभिज्ञ थे, यानी डिफेंसिव नहीं लड़ते थे, बिल्कुल ऑफेंसिव होकर जो है वो संघर्ष करते थे, डिफेंस में अपना संघर्ष जो है वो नहीं करते थे। उन्होंने भारतीय सीमाओं को सुदृढ़ करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। वेट करते रहते थे कि विदेशी आक्रमणकारी आएंगे और वो तब संघर्ष करेंगे। इसके खिलाफ उनको जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करना चाहिए था, और न ही वो दुश्मन को सीमा पर रोकने के लिए उचित कदम उठाते थे। जैसे राजपूत पृथ्वीराज चौहान ने इंतजार किया मोहम्मद गौरी का त्रावड़ी तक आने का, इससे अच्छा उसको वो पंजाब में भी रोक सकता था। तो उनकी सुरक्षा के प्रति इतनी उदासीनता थी कि एक विदेशी यात्री ईशल कौशल लिखता भी है कि भारत एक अद्भुत देश है, वहाँ विदेशी बिना रोक टोक के आ सकते हैं। दर्रा खैबर पर न तो कोई पुलिस चौकी है और न ही कोई सैनिक पहरा देता है। तो इस तरह से जो दूरगामी सोच का अभाव है, ये भी राजपूतों की हार का कारण बनता है। इसके अलावा जो इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम, जो मुसलमानों का कुशल सैनिक संगठन है, युद्ध करते समय राजपूत राजा अपनी सेना को 3 भागों में बांटते थे, दक्षिण, वाम और मध्य, परंतु मुसलमानों की सेना 5 भागों में विभक्त होती थी, यानी राजपूत एक लेफ्ट, राइट एंड मिडल, और वहां पर मुसलमान 5 पार्ट्स में बटे होते थे। उनकी सेना के पास 2 अतिरिक्त यानी रिजर्व सैनिक टुकड़ी होती थी। ये टुकड़ी थके हुए दुश्मनों पर अचानक से हमला कर देती थी। इससे दुश्मन की सेना में भगदड़ मच जाती थी और वो रण क्षेत्र से भागने पर मजबूर हो जाते थे। तो ये जो उनका कुशल सैनिक संगठन है, ये भी राजपूतों की हार का एक कारण बनता है। इसके अलावा हमें नजर आता है कि राजपूत की जो स्पाई सिस्टम है, यानी उनका जो गुप्तचर व्यवस्था है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। मुस्लिम आक्रमणकारी गुप्त रूप से पहले ही दुश्मन की शक्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। इसके विपरीत भारतीय राजाओं के पास इस प्रकार की सूचना होती ही नहीं थी। जैसे अगर आप देखें, दक्षिण भारत के राजाओं को कभी पता ही नहीं चला कि उत्तर भारत में क्या हो रहा है। मुसलमान लड़ने वाले प्रदेश के भौगोलिक वातावरण का पूरा ध्यान रखते थे, ज्योग्राफिकल कंडीशंस का ध्यान रखते थे, परंतु राजपूत राजा युद्ध क्षेत्र में भौगोलिक ज्ञान को अधिक महत्व ही नहीं देते थे। भौगोलिक ज्ञान के अभाव के कारण भी मुसलमानों को के हाथों से उन्हें पराजित होना पड़ा। इसके अलावा टेरिबल आइडियलिज्म ऑफ राजपूत, जो राजपूतों के घातक उच्च आदर्श है, यानी आइडियलिज्म जो था उनका, उच्च आदर्शों के स्वामी थे, निहत्थे शत्रु पर वार करना कायरता समझते थे, हथियार डालने वाले शत्रु से भी कभी बुरा व्यवहार नहीं करते थे। इसके विपरीत मुस्लिम सेना नायक युद्ध जीतने के लिए किसी भी प्रकार के छल कपट से काम लेने में संकोच नहीं करते थे। वो ये बात भी राजपूतों की पराजय का कारण बनी कि निहत्थे पे वार नहीं करना, पीछे से वार नहीं करना, सोए हुए पे वार नहीं करना। तो ये सारे जो उच्च आदर्श थे, ये कहीं ना कहीं उनकी आने वाले समय में हार का कारण बनते हैं। इसके अलावा तुर्कों के जो बेस्ट आर्टिलरी सिस्टम है, तुर्कों का जो श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र राजपूतों से कहीं बढ़िया था। राजपूत पुरानी युद्ध नीति से लड़ते थे, अस्त्र शस्त्र भी उनके पुराने थे। राजपूतों के मुख्य हथियार तलवार और भाले थे, जिनसे दुश्मन के निकट आने पर ही वार किया जा सकता था। इसके विपरीत मुसलमान युद्ध में तीर कमानों का प्रयोग करते थे, जिसके बल पे वो दुश्मन के निकट आने से पहले ही समाप्त उन्हें कर देते थे। डॉक्टर पी शरण इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जो उनका बढ़िया अस्त्र शस्त्र है, ये भी राजपूतों की हार का कारण बनते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम घुड़सवार है, मुस्लिम कैवेलरी जो है, राजपूतों के
अब राजपूतों के पास हाथियों के ऊपर उनको बड़ा विश्वास था। वो हाथियों की सेना को हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा कर देते थे, परंतु जब दुश्मन तीर कमान का प्रयोग करते थे, हाथियों को तीर आकर लगते थे, तो वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे भागने लगते थे और अपनी ही सेना के सिपाहियों को कुचलकर रख देते थे। इसके विपरीत तुर्की अपनी सेना में फुर्तीले घोड़ों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे तेजी से घूमकर शत्रु पर वार कर सकते थे, जबकि हाथियों के लिए एकदम से पीछे घूमना असंभव होता था। इस प्रकार तुर्कों के घोड़े अपने बचाव और दुश्मन पर अचानक प्रहार करने में राजपूतों के हाथियों की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी जो है वो सिद्ध हुए। इसके अलावा रैशियल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज, हिंदुओं में जो जाति भेदभाव है, उस समय हिंदू समाज अनेक जातियों में बटा हुआ था। उस जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से घृणा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता जो है वो कमजोर हुई। घोर संकट के समय में भी वो एक होकर दुश्मन का सामना नहीं करते थे, क्योंकि युद्ध करने का कार्य क्षत्रिय वर्ण को सौंप दिया गया था। सभी जातियां अपने पैतृक धंधे ही अपनाती थी। रक्षा का भार केवल क्षत्रियों के कंधों पर ही होता था। अन्य जातियों के लिए देश रक्षा के लिए लड़ना अपना कर्तव्य नहीं समझते थे। विदेशी आक्रमणकारियों के समय भी अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। इसके विपरीत मुसलमानों में जातीयता नाम की कोई वस्तु नहीं थी। इस कारण भी मुसलमान राजपूतों के विरुद्ध युद्ध में विजित हुए। इसके अलावा जो इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन है, जो धर्म का प्रभाव है हिंदुओं के ऊपर, वो भी एक कारण बनता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है कि जो भारतीयों में धर्म के कारण बहुत से अंधविश्वास प्रचलित थे, वो भाग्य और ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को बहुत महत्व देते थे। इस कारण वे लापरवाह भी हो गए थे। दूसरी ओर तुर्क सैनिक अंधविश्वासी नहीं थे। धर्म उनके लिए उत्साह का मुख्य सोर्सेज था। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए युद्ध किए। उन्होंने अपने युद्धों में जिहाद धर्म युद्ध का नाम दिया और पूरे विश्वास से कहा कि अगर वो विजय रहे तो गाजी यानी कि धर्म प्रचारक कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त वे भारत की असीम संपत्ति के भी मालिक होंगे। अगर वे युद्ध करते करते शहीद भी हो गए तो वो जन्नत में जाएंगे। इस प्रकार धर्म ने जहां भारतीयों को कायर तथा कमजोर बनाया, वही मुसलमानों को अधिक शक्तिशाली जो है वो बनाया। इसके अलावा मुसलमानों के जो विश्वसनीय दास है, एबल सर्वेंट्स ऑफ मुस्लिम्स, उन दिनों मुसलमानों में दास प्रथा जोरों पर थी। शाही दासों को उनकी योग्यता और स्वामी भक्ति के आधार पर उच्च पद प्रदान किए जाते थे। कई बार तो शाही दास योग्यता में शहजादों को भी मात दे देते थे। तो इस तरह से जैसे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उनके प्रसिद्ध दास रहे, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुस्लिम सल्तनत काल के संस्थापक के तौर पर भी इनको देखा जा सकता है। इसी तरह से आगे चल के अगर इल्तुतमिश की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो दास है वो उनके लिए बहुत योग्य साबित हुए। अगर हम कंक्लूजन के तौर पर पढ़ें तो हमें नजर आता है कि मध्यकाल में एक योग्य शासक का बेटा तो अयोग्य हो सकता है, परंतु योग्य नेता का दास पार्य अपने स्वामी के प्रति योग्य ही होता था। तो मुसलमान युद्ध कला में राजपूतों से आगे थे। उनके सैनिक संगठन, उनकी धार्मिक भावनाएं, उनके विश्वसनीय दासों के सामने टिकना राजपूतों के वश की बात नहीं थी। यही कारण है कि मुसलमानों ने राजपूतों पर हर बार विजय जो है वो हासिल की। तो इस तरह से हमने जाना कि क्यों टर्क्स राजपूतों के खिलाफ जीत रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और आगे हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।